ओम शांति। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है जिस नाटक का नाम है जूलियस सीजर। सीजर नाम का एक सेनापति, एक राजा जो बाद में उस जूलियस सीजर की हत्या हो गई है और हत्या की
ब्रूटस नाम के एक व्यक्ति ने सीजर को मार दिया। सीजर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, सारा जन समुदाय खड़ा है और सीजर का एक मित्र है मार्क एंटनी, और उस मार्क एंटनी का एक भाषण है जो कि द बेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। संपूर्ण इंग्लिश साहित्य में, अंग्रेजी लिटरेचर में इसे बेस्ट स्पीच माना गया है। और जूलियस सीजर की डेड बॉडी के सामने मार्क एंटनी का दिया हुआ ये भाषण, सारे लोग खड़े हुए हैं। एंटनी मित्र है सीजर का, सीजर को मार दिया गया है, हत्या हो गई है। वो मार्क एंटनी अपने एक भाषण से सारी क्राउड को भड़का देता है, पर वो भाषण इतना युक्ति-युक्त तरीके से वो देता है, पर फिर भी उसमें जोश है। सारे लोग समझ रहे हैं कि सीजर तो मर गया, और ब्रूटस ने सबको कहा है कि उसका मरना बहुत जरूरी था क्योंकि वो देशद्रोही था सीजर। उस भाषण में मार्क एंटनी क्या कह रहा है? एक्ट 3 सीन 2 जूलियस सीजर, शेक्सपियर। Speech by Mark Antony. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. रोम की सारी जनता को मार्क एंटनी कह रहा है, सुनो। Lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. सीजर मर गया है, मैं उसे दफन करने आया हूं, उसकी तारीफ करने नहीं। The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. व्यक्ति जो भी अच्छा करता है वो उसकी हड्डियों के साथ दफन हो जाता है, और जो बुरा रहता है वो लोग याद रखते हैं। So let it be with Caesar. हाँ, यदि सीजर बहुत बुरा था और सीजर ने बहुत पाप किए थे और सीजर यदि देशद्रोही था, तो उसका ये पाप रहेगा। The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. वो कहता है ब्रूटस बहुत सभ्य है, बहुत अच्छा है, और उसने आप सबको बताया है कि ये जो सीजर था जिसको मार दिया वो देशद्रोही था, एम्बिशियस था, बहुत इच्छाएं थी उसकी। If it were so, it was a grievous fault. हाँ, वास्तव में अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। And grievously hath Caesar answered it. और सीजर का मरना बहुत अच्छा है, मरना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जिंदा रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. वो बार बार एक ही चीज कहता है कि ब्रूटस ने उसे मारा, और ब्रूटस बहुत सभ्य है, सुशील है, ऑनरेबल है। और सीजर जो मर गया वो मेरा दोस्त था, फेथफुल था, जस्ट था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। पर ब्रूटस का कहना है ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, बहुत इच्छाएं थी उसको, राजा बनना चाहता था, ये वो। अब यहां से मुख्य भाषण। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बार बार उस स्पीच में आता है कि ब्रूटस बहुत अच्छा है, ऑनरेबल है। अब सीजर के बारे में कह रहा है, सीजर
He hath brought many captives home to Rome, whose ransom did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? कितने गुलाम थे जिनको लाया गया और जिसको सीजर ने मुक्त किया, क्या इसमें वो एम्बिशियस था? When that the poor have cried, Caesar hath wept. जब गरीब रोते थे, पुकारते थे, तो सीजर की आंखों में आंसू आते थे. Ambition should be made of sternal stuff. ये इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा फेमस वाक्य है. And Brutus is an honorable man. And Brutus says Caesar is ambitious. You all did see that on the Lupernal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? मार्क एंटनी कहता है 3 बार मैंने उसे राजमुकुट पहनाने की कोशिश की, राजा घोषित करने की कोशिश की, पर सीजर ने रिफ्यूज कर दिया. नहीं. क्या इसमें वो एम्बिशियस था? हाँ, but Brutus says he is ambitious, and sure, Brutus is honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am here to speak. I am here to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beast. And men have lost their reasons. Bear with me. My heart is there in coffin with the Caesar, and I must pause till it comes back to me. ये भाषण है. मार्क एंटनी कहता है मेरा हृदय उस कब्र में है सीजर के साथ, और जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं रुकता हूं. और ये स्पीच सुनकर वो जनता भड़कती है और ब्रूटस के खिलाफ हो जाती है. तो ये एक भाषण था केवल, जो इतिहास का रिवॉल्यूशनरी स्पीच गिना जाता है, और भी इसमें आगे बहुत है. और पूरा ड्रामा तो बड़ा है जूलियस सीजर नाम का, ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर. शब्दों में इतना बल है कि उसके एक भाषण से क्रांति हो गई. उसके एक भाषण से सारा जन समुदाय भड़क उठा. ये लीडर की क्वालिटी है, कन्विंस करना, अपने क्रिटिक्स, विरोधियों का सामना करना. क्रोध नहीं है, क्रोधित नहीं, शांत भाव से. और जो दुश्मन है उसकी वो तारीफ कर रहा है बीच बीच में. यस, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. पर ब्रूटस ने जो कुछ कहा क्या वास्तव में वो सत्य है? एंड ब्रूटस सेज he is ambitious. In what he is ambitious? किस में ambitious? On thrice I did present him with crown on the Lupernal. स्टेज पर 3 बार क्राउन दिया, रिफ्यूज्ड. फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो बहुत एम्बिशियस था. एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. तो जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां आएगी, भिन्न भिन्न समस्याएं आएगी, भिन्न भिन्न चैलेंजेस आएंगे. हमारा आउटलुक कैसा है, हम किस तरह उसे फेस करते हैं. एक मेथड है दुखी हो जाना, उदास हो जाना, गम में डूब जाना. दूसरा है क्रोध, फाइट करना. और तीसरा है युक्ति युक्त उसका सामना करना. जैसे यहां मार्क एंटनी के लिए पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा ये दुख था, पर हाउ वो उस दुख से बाहर भी निकला और जो उसको करना था वो किया. द आर्ट ऑफ लिविंग यही है. हाउ वी
फेस चैलेंजेस। इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के खेल सुनाए हैं कहीं पर। एक तो खेल वो है जो सृष्टि का है, एक खेल है माया का, और तीसरा खेल है वैरायटी संस्कारों का। ये वैरायटी ड्रामा है। भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं, एक न मिले दूसरे से। 3 लोग एक साथ, तीनों के संस्कार एकदम भिन्न, पर सेवा साथ में करना है, और बहुत प्यार से और सहयोग देकर, बिना झगड़े के। और निर्विघ्न रहना, बंधन मुक्त रहना, और सहयोगी रहना, प्रेम स्वरूप रहना, कितनी सारी बातें। यही आर्ट है, और यही हमें सीखना है, और जीवन भर हम सीखते रहते हैं। जीवन का लक्ष्य है निर्ग्रंथ होना। ये जैन लिटरेचर में शब्द है, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ क्या होता है? ग्रंथियों से मुक्त होना। ग्रंथि क्या होती है? गांठें। उन गांठों को खोलना। अब गांठें कैसी बंधी, ये भी जानना है। ऑफिस में है, बॉस ने बहुत डांटा, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अब क्रोध आया, और क्रोध अंदर ही मन में समा गया, गांठ बन गई। अब ये गांठ धीरे धीरे, गांठ अर्थात क्रोध अर्थात एक शक्ति है, ऊर्जा है ना। ऊर्जा को दबा दिया। कहाँ दबाया? मन में दबाया। वो निकलेगी कहाँ? शरीर में। किसी ना किसी समय में, किसी और समय में वो शरीर में बीमारियों के रूप में समा जाती है। इसलिए अधिकतर जो लोग बीमार है, 50% से भी ज्यादा, ये 50 तो बहुत पहले कहते थे, अभी तो कहेंगे 80% सब साइकोसोमैटिक है, सब बीमारियां। क्योंकि इतनी गांठें हैं, इतने भाव और इतने इमोशंस उत्पन्न होते रहते हैं, और इमोशंस को दबा दिया जाता है, और वो इमोशन जो दब गया वो क्या बन जाता है? गांठ। ऐसी कितनी गांठें हैं, एक ही दिन में पता नहीं 10, 15, 20, 40 गांठें बन जाती है। भाव उठा और वो दब गया, गांठ बनी। और कहाँ बनी? मन की गहराइयों में, हमें पता भी नहीं चला। और वो निकलेगी कब? शरीर में। यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, एक्सरे में कुछ दिखता नहीं, एमआरआई में कुछ नहीं दिखता है, पर दर्द तो है। इसकी गांठ, उसकी गांठ, बड़ी बड़ी गांठें, छोटी छोटी गांठें। निर्ग्रंथ हो जाना, इन गांठों से मुक्त हो करना खुद को, यह अध्यात्म का लक्ष्य है। निर्ग्रंथ। वो कैसे खुलेगी? वो खुलेगी तब जब ये प्रेशर कुकर जो है ना, इसमें इतना भरा पड़ा है, ये सब बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए रोना आए तो रो, निकलने दो उसको एक बार, सब निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि दबा के रखा है, बंद है वो। और इतने सारे इमोशंस है, इतने सारे इमोशंस है। द कप ऑफ इमोशन कहते हैं, इमोशनल कप। ओवरफ्लो हो रहा है, पर दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। जिसने धोखा दिया उसके सामने जाके बोल नहीं सकते तुमने मुझे धोखा दिया है। जिसने हर्ट किया उसको जाके बता नहीं सकते यू हर्ट मी। उसको ऐसा बताया तो वो कहेंगे यू हर्ट मी, उल्टा हो जाएगा। तो इन गांठों को कैसे खोले, उसकी विधि बताओ। केवल योग करेंगे, ज्ञान चिंतन करेंगे, ये 2 से नहीं खुलती है। बताओ। संगठन, ये ना कम्युनिकेशन, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, रोज कर दिया, माफी मांग ली, क्षमा कर दी, धन्यवाद दे दिया,
अपनी बातें कहती दूसरों को, और जितनी कही उन्होंने तो और ही ब्लेम लगा दिया। जिसको जाके हम कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, वो कहेगा तुमने मेरा तुमसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। किसी को कहो कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, वो कहेगा तुम्हारी वजह से मैं डबल दुखी हूं। कुछ भी किससे जाके शेयर करो, ये शेयरिंग बड़ा डेंजरस है। कितना भी अच्छा शेयरिंग करो, कितना भी अच्छा, अगर उसमें हमारे मन में कंप्लेंट है उसके प्रति, तो वो सामने वाला तुरंत उसको पकड़ेगा और हम पर फेंकेगा। कोई स्वीकार थोड़ी ना करता है हम किसी को ब्लेम करें, और पूरा, इतने संत महात्मा अभी सब बने नहीं है कि हाँ भाई मेरी गलती है। सॉरी तो बोल देंगे बोलने के लिए, पर अंदर से उस सॉरी का बदला तो लेंगे ही, और क्या करेंगे। जो अंदर गांठे बंधी है, क्योंकि क्रोध ऊर्जा है, बदले का भाव ऊर्जा है, इरिटेट हुए ऊर्जा है, निगेटिव थॉट्स आया ऊर्जा, निगेटिव थॉट ऊर्जा है, जोश आया ऊर्जा है, चिड़चिड़ापन आया ऊर्जा है, किसी ने कुछ कर दिया और हमारे मन में निगेटिव भाव जगे बहुत सारे निगेटिव, ये सब एनर्जी है। और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा केवल रूपांतरित होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है और अंदर दब गई, तो वो शरीर की बीमारियों के रूप में निकलती है फिर। तो व्हाट इज द मेथड? योग हम कर भी रहे हैं तो अधिकतर योग तो चेतन मन के तल पर हो रहा है, अवचेतन में प्रवेश ही नहीं है। ज्ञान हम पढ़ रहे, मुरलिया पढ़ रहे, वो सब चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, तर्क, लॉजिक, याद रखना है, ये मेथड वो मेथड, सब ऊपर ऊपर। डीप में जाने के लिए क्या? शुभ भावनाएं तो रखी है, बहुत ज्यादा है, सबके प्रति है। दिन रात एक ही स्लोगन है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व कल्याणकारी। पर 10 साल पुराना शत्रु सामने आ जाता है तो फेल। अचानक कोई हमारे खिलाफ विरोध कर देता है, कुछ बोल देता है, या हमने जो काम किया उसमें नुक्स निकालता है, तुरंत भाव बदलते हैं, अचानक बदलते, इतनी सूक्ष्म गति से बदलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो जो भी भाव उत्पन्न होते, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, दोनों ही एनर्जी है, और एनर्जी नाश नहीं होती, वो जमा हो जाती है। अगर अमृत वेले बहुत सूक्ष्म सुंदर पॉजिटिव भाव उठे, वो भी ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होते और दिन भर बहुत मदद करते, स्थिति अपने आप ऊपर रहती। इस मुरली में वो भी कहा है, अपने आप ऊपर रहेंगी। अगर निगेटिविटी भी आ गई है, वो भी ऊर्जा है और वो भी समा जाएगी भीतर। एक थॉट थोड़ा सा क्रिएट हुआ है, छोटा सा, और समा गया। तो जब निगेटिव भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, व्यर्थ भरते जाता है, भरते जाता है, बदला, ईर्ष्या, द्वेष, हम देख रहे कोई अभी आया और आगे जा रहा है, ईर्ष्या का भाव जागता है। वो ईर्ष्या भी एनर्जी है। जितने विकार है वो सब एनर्जी है, और ये सब क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं, और दब कर फिर धीरे धीरे शरीर के द्वारा व्यक्त होते हैं। कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दर्द, कहीं असुविधा, कुछ ना कुछ। अब लक्ष्य है इन ग्रंथियों को, इसे कहा जाता है ग्रंथि, निर्ग्रंथ बनना है। सब ग्रंथियां, सारी गांठें एक एक करके खोलना है। योग तो वास्तव में विधि तो है ही, अगर वो गहरा हो जाए तो। भावनाओं का परिवर्तन विधि है, यदि वो बहुत डीप चली जाए तो। परंतु एक स्थूल विधि भी है, उसको कहते हैं कैथारसिस। क्या कहते हैं? कैथारसिस। कैथारसिस अर्थात विरेचन, सब निकालना। जैसे लैक्सेटिव लेते हैं ना, पेट साफ होने की, चूरन या वो जो भी होते हैं, सिरप, टैबलेट्स, लैक्सेटिव्स, वो सबसे क्या होता है? पेट साफ। उसको कहते हैं लैक्सेटिव्स। कैथारसिस, वॉमिटिंग, पूरा निकाल देना, उल्टी।
उसकी एक विधि है, बंद कमरा जिसमें हम हो और जो करना है करो। चिल्लाना, रोना, ये विधियां साइकोलॉजी में दिखाई जाती है, क्योंकि इतना अंदर डीप में भरा हुआ है। बॉस रोज डांटता है डिपार्टमेंट में जाने के बाद, अब कुछ कर नहीं सकते, तो क्या मेथड्स वो सुनाइए, उसकी फोटो बनाओ और उसको, वो जिम में होता है ना वो रेती वाला, अंदर का जब तक निकलता नहीं। जैसे कोई माता है, ज्ञान में चलती है, युगल की डेथ हो गई, युगल ने शरीर छोड़ दिया, पूरा ब्राह्मण परिवार सामने है, वो छिपा देती है कि वो तो आत्मा है, आत्मा चली गई। रोना क्या, जो रोते हैं वो कमजोर है, मुरलियों में सुना है चल अडोल रहना है, तो रोती नहीं है, चुप। और सारा ब्राह्मण परिवार उसकी तारीफों के पुल बांधता है, वाह वाह वाह, ऐसी स्थिति चाहिए अचल अडोल। पर वही आत्मा 2 साल के बाद टोटल डिप्रेशन में है, क्योंकि गम था, एक दुख था जो उसके साथ 40 साल चला। जो व्यक्ति, उससे लगाव तो था ही, क्योंकि वो तो ज्ञान के पहले भी साथी था, ज्ञान में बाद में भी साथी था, तो लगाव तो था इतना डीप कि उसको क्या कर दिया, उस दुख को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, ज्ञान के फूल चढ़ा दिए ऊपर। मैं अचल अडोल आत्मा हूं, निर्भय हूं, नष्टो मोहा हूं, मोह जीत हूं। रो लेना चाहिए था। तो विधि क्या है, बाथरूम में कमरा बंद, कभी जो जो निकलता है, कई लोग आईने के सामने मुंह को ऐसे ऐसे करते हैं वो भी क्या है, वो भी एक भाव को बाहर निकालना है। एक विधि है डांस, इतना नाचो कि थक के गिर पड़ो, निकाल लो अपने अंदर की सारी भड़ास। वो जब तक एक बार काम नहीं होगा, ये गांठें जो है ना बहुत गहरी है। वो खाली बैठ के मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं से नहीं निकले। एक मैथ क्या करने से, हार्ड वर्क। हाँ, वो हार्ड वर्क के समय एटीट्यूड क्या है, पर यहां हमारे पास कोई काम नहीं है, हम केवल जो करना है वो करना। एक आधा घंटा, एक 15 मिनट, जैसा करना है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, डांस करना है, नाचना है, झूमना है, आईने के सामने कुछ कुछ करना है, कुछ भी। परंतु अंदर जो है, जो भर गया है, उसको निकालना है। एक बार रो लो जितना रोना है, मत सोचो ब्राह्मण परिवार देख रहा है या बाबा देख रहा है, कुछ नहीं सोचो, एक बार रोना जरूरी है, क्योंकि दर्द और गम और दुख अंदर भरा है। चुपके रोने से क्या, कुछ नहीं होगा। अच्छा वाला रो लो, बड़ा वाला रो लो, ये एक बार रो लोगे ना, फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन भर। तिल तिल मरने से क्या, एक ही बार झटकू निकाल दो अंदर की सब कुछ और खाली हो जाओ। क्योंकि मन भारी है, ज्ञान पढ़ रहे, मुरली पढ़ रहे, सब कुछ करते हुए भी मन क्या है, एक बोझ है उसके ऊपर। ग्रंथियां बंधी है, इन ग्रंथियों को खोलने के लिए गीत गाओ जोर जोर से, भूल जाओ कि आवाज कैसी है हमारी। डांस करो जोर जोर से, भूल जाओ कि हमको डांस आता है कि नहीं आता है। मन से गीत सुनने से ज्यादा गाओ। आईने के सामने जैसा मुंह करना है, जो करना है करो। एक्सरसाइज, भयंकर एक्सरसाइज, रनिंग करो, निकलता है अंदर का बाहर। एक दिन मोबाइल फ्री, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाना, ये ट्राई करके देखो 12 घंटा, डोंट टच सेल। फिर देखो कैसे डिटॉक्स होता है, कैसे निकलता है अंदर से। दिस इज वन टेक्निक, इसको कहते हैं कैथारसिस।
अंदर का निकलना चाहिए। आज की मुरली नंबर पहली 20/6/73। कितनी मुरली है? तुझी है। सबसे छोटी मुरली अगर कोई है तो इस मुरली को अवार्ड मिलना चाहिए, शॉर्टेस्ट मुरली ऑफ द ईयर। द अवार्ड गोज टू 26/73। बाबा का लगन का साधन क्या है? विघ्न। अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है, ग्लानि करता है, घृणा नहीं उसके प्रति, वाह वाह के बोल निकले। अगर विघ्न आते हैं तो उनको क्या समझो? हर बात में मेरा कल्याण है। परंतु इसमें थोड़ा सा दमन है इस वाक्य में, ठीक है? इसमें सप्रेशन है, क्योंकि ऊपर से तो मन कह रहा बिल्कुल ही नहीं है, और इधर हमको सिखाया जा रहा है कि हर बात में कल्याण है। मन कह रहा है अकल्याण अकल्याण अकल्याण, मुरली कहती है कल्याण कल्याण कल्याण। बस दबाओ, दब गया। मन कहता है ये मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। मुरली कहती है उसे अपना दोस्त समझो, दोस्त समझो, दोस्त समझो। शुभ भावना शुभ कामना, शुभ भावना शुभ कामना। मुरली कहती है चश्मा, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। हरा चश्मा, काला चश्मा, नीला चश्मा, लाल चश्मा मुरली में है। चश्मा तो लगाया है पर बार बार नजर ऐसी जाती है। इधर कहता है मुरली का चश्मा कहता है कल्याणकारी मित्र, पर हम दुश्मन। दोनों में अलाइनमेंट नहीं है। ये अलग है, ये अलग है। अलाइनमेंट जबरदस्ती लानी भी नहीं है। सबसे पहली बात तो दुश्मन है तो दुश्मन ही समझो, फर्स्ट थिंग। और अब चिंतन को और आगे जाने दो। तुरंत ये एक्सेप्ट ही नहीं करा, किसी भी ज्ञान की पॉइंट को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया तो दमन होता है, उसका आगे ले जाना है उसको। दोस्त हम ये मेरा दुश्मन है, यहाँ दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इसको स्वीकार करो पहले, थोड़ा सी एकदम अंदर से राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक दुश्मन को दोस्त 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 दबा के रखा था। और वहां से फिर आगे बढ़ो। अच्छा दुश्मन है क्या, फिर आगे क्या? तो वो दुश्मनी निभा रहा है, हम भी दुश्मनी निभाएंगे। आगे क्या? अमृत वेला खत्म, टाइम वेस्ट, व्यर्थ संकल्प। फिर मैं उसके बारे में 10 लोगों को बताऊंगा, फिर जो बातें मैं बताऊंगा वो शांत रहेगा क्या? नहीं ना, तो वो और बढ़ाएगा, और फैलेगी, और बढ़ेगी बातें। कोई एंड है क्या इसका? कोई एंड ही नहीं है इस बातों का। उसका चिंतन करो, उसको और आगे जाओ। तुरंत कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, मुरली की किसी भी पॉइंट को रिजेक्ट। क्योंकि अगर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं बिना चिंतन के, बिना मनन के, तो दमन हो जाता है फिर, और सप्रेशन बहुत डेंजरस है। और फिर ये दमन धीरे धीरे शरीर की बीमारियां बनता है, और जिसका कोई इलाज ही नहीं, लाइलाज बीमारियां। नींद नहीं आती है, कितने लोग ओपीडी में आते हैं एक ही बात कहते हैं, नींद नहीं आती। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, सब अच्छा है। अमृत वेला भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सब ठीक है। नुमा शाम का योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, घर में कोई समस्या नहीं है, पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है, पर नींद नहीं आती। भय लगता है, डर लगता है, पता नहीं किससे, पर डर तो है। तो जब ऐसी मुरली एक हाईएस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, हम यहाँ हैं, ये ना समझो कि बस पढ़ लिया और तुरंत धारण हो गया। स्पीकर यहाँ से बोल रहा है, ऑडियंस यहाँ है, वो अव्यक्त है, हम व्यक्त है। हम घिरे हुए संसार में अब तक के 50, 30, 20, 40, 30 साल के जो भी संस्कार है, सारी यादें, सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हमारे साथ चल रहे, तुरंत उसको हम धारण नहीं कर सकते। तो फर्स्ट मैं अभी कहाँ हूँ और ये सब है। अब मुरली का ये वाक्य, मुरली में कहा कल्याणकारी दृष्टि हो, हर बात में मेरा कल्याण है। क्या कहा है उसमें? हर बात में मेरा कल्याण है। ये सबकॉन्शियस में कहाँ गया है अभी तक? तो इसका उठते ही इस बात का चिंतन, पहला विचार कि जो कुछ होने वाला है मेरे साथ कल्याणकारी ही होगा। रात को सोते समय भी आज जो भी हुआ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
ये रिपीटेशन, ये एक समान अफर्मेशंस अंदर डालते जाओ डालते जाओ डालते, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। और फिर दिन में चिंतन करना है उसके ऊपर। अगर मैं ये नहीं करता हूं, ये भगवान ने कहा है चलो मैं ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, उसका परिणाम क्या है? तो क्या देखना? परिणाम को देखना, रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है? इमैनुअल कैंट नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वो हर बात के बारे में ज्यादा चिंतन करता था। तो एक स्त्री आई और उसको प्यार हो गया उस स्त्री को, उससे उसने कहा मुझे शादी करनी है। उसने कहा वेट, पहले मैं थोड़ा चिंतन मनन करता हूँ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देन आई विल कम बैक टू यू। और वो चिंतन मनन में लग जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं उसको पूरा मनन करके फिर आखिर में सोचता है हाँ करने में, देखने में कोई हर्ज नहीं है, और जाता है उसके घर। तब तक उसके बच्चे हो गए होते तो बोलते यू आर लेट। तो चिंतन तो करना है, पर इतना लंबा नहीं, फटाफट डिसीजन लेने हैं लाइफ के। हाँ, वो शादी अनमैरिड ही रहा लाइफ लॉन्ग। ये तो एक कहानी है उसके बारे में। तो हर चीज का, कल भी कहा था, सत्य की प्यास को यदि बुझाना है तो विधि है मनन, विधि है चिंतन। तो इस मुरली में बाबा ने कहा विघ्न आएंगे, समस्याएं आएगी। तो आज का होमवर्क नंबर 1, वरी क्लाउड, इसको कहते हैं माय वरी क्लाउड। एक बादल बनाना है और ऐसी कम से कम 4-5 चीजें उसमें लिखनी है जिस वजह से आप चिंतित है, दुखी है, उदास है, परेशान है, कोई भी पॉइंट हो सकती है वो। तो वो पॉइंट कहाँ है कि यहाँ। वो शरीर की बीमारी भी हो सकती है, जैसे घुटने में दर्द, कुछ भी शरीर की बीमारी, या कोई एक गहरी परेशानी है, या कोई एडिक्शन है जो छूटता ही नहीं है। सब कर लिया, सारा कुछ कर लिया, पर उस छूटता नहीं। तो ऐसी पॉइंट यहाँ 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे। वॉट आई एम वरीड अबाउट, ये यहां हो गया। फिर उसके बाजू में छोटे छोटे बादल डालेंगे। ये है छोटे बादल, इसको कहते हैं वरी क्लाउड। राइट डाउन व्हाट इज इन योर वरी क्लाउड, देन राइट डाउन थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर क्लाउड गेट स्मॉलर। तो ये जो मेरी चिंता है ये कम कैसी हो, इस कम के लिए एक छोटा बादल बनाना है, और उसमें वो विधि लिखनी है कि ये करूंगा तो शायद ये कम हो जाएगी। ऐसी कोई एक पॉइंट उसके सामने। जैसे चिंता है कि अमृत वेला होता ही नहीं ढंग से, सब कुछ कर लिया, उसके सामने डालो, लेट मी ट्राई, जल्दी सो के देखता हूं 9 बजे, 8:30 बजे, लेट मी ट्राई क्या होता है। या फिर सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल स्विच ऑफ, साइलेंट, ऑफलाइन। या फिर कोई व्यक्ति ही एडिक्शन है, उसके बिना रह ही नहीं सकते, वो चाहिए ही चाहिए, एक दिन नो कम्युनिकेशन, लिखो उधर नो कम्युनिकेशन, छोटा क्लाउड। राइट डाउन दैट यू कैन डू टू हेल्प योर क्लाउड गेट स्मॉलर। ये जो बड़ा क्लाउड है चिंता वाला, इसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसमें एक पॉइंट डालना है। तो ये आज का होमवर्क है। ऐसी कम से कम इसमें 6 पॉइंट डाल दो। और जिसको कोई भी चिंता नहीं है, कोई, हाँ पुरुषार्थ की तो चिंता होनी चाहिए, ये तो बाबा ने भी कहा, तुमको फिक्र होनी चाहिए। वो अपनी पुरुषार्थ वाली पॉइंट डाल दो कि तीव्र क्यों नहीं हो रहा है पुरुषार्थ, चिंता क्यों नहीं है, चिंता होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। विश्व की सारी आत्माओं को संदेश दे दिया। फिर ये है स्पिरिचुअल पॉइंट्स, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट। एक तो संसार वाली पॉइंट्स, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। एक भाई मिले थे हमको, हम सेंटर पे गए थे, तो वो कह रहा था मैं जो भी करता हूँ, बहुत अनन्य भाई है, जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें फेल ही होता हूँ, क्या करूँ, 30 साल हो गए घर वालों ने आशा छोड़ दी, कुछ भी करता हूँ फेल, कुछ भी करता हूँ फेल, और कुछ भी कर रहा हूँ उसमें नुकसान ही होता है, पैसे डालो और नुकसान। हाँ,
हाँ, इब्राहिम लिंकन की कहानी। अब कब तक? उसमें सोचो कि क्या नया कर सकते हैं, कौन सी और कुछ तो एक मेथड होगी ना जो अभी तक हमने टच ही नहीं किए। इंटरेक्ट करो, उसी फील्ड के रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मिलो, उनसे बातें करो, संपर्क में आओ, कुछ तो नई आइडिया टच होगी। ऑप्शन ए में ही हम लटके हुए, ऑप्शन बी भी है जो हमको पता नहीं है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको पता करना है। द लेटेस्ट, द न्यू, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं उसको। जो कोई नहीं सोच रहा है वो सोचना, जो किसी के भी मन में नहीं आया वो आ जाए, और उसके लिए चाहिए प्रकृति, नूतन क्रांति, नवीनता यही है। प्रकृति के सानिध्य में जाओ, एकांत में बैठो, अचानक स्ट्राइक होगी पॉइंट, कहां से आएगी पता नहीं पर आएगी। जैसे आज संडे है, जो बाहर रहते हैं उनके लिए छुट्टी है, यहां वालों के लिए तो छुट्टी होती नहीं है, पर जो बाहर रहते हैं संडे का दिन है, कहीं चले जाओ, सामान लेके चले जाओ। पिकनिक नहीं कहेंगे उसको, परंतु जो भी आपको लेके जाना है खाने का ये वो, और पूरा दिन प्रकृति की गोद में बिताओ, किसी गार्डन में, कोई एक जगह पर, वहीं पर सब कुछ, और एकांत में। और लक्ष्य रखना है साइलेंस का। अगर दो लोग जाते हैं तो आपस में बातें नहीं, बात करते ही अंदर से जो वो है लिंक टूट जाती है। आज तीसरे दिन फिर से बोल रहे हैं, इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत, चुप, एकांत, नई पॉइंट्स आएगी। तो आज का पहला होमवर्क क्या है? ये वरी ट्री नहीं, वरी क्लाउड, क्लाउड के अंदर एक चिंता, और फिर उसको कैसे कम करें उसके एक पॉइंट इधर डाल दो छोटे क्लाउड में। ये दूसरा, आज की दूसरी जो मुरली है 21/7/73 की, रूहानी जज और कौन सा है, जिस्मानी जज। तो आपको इसमें क्या करना है, इस मुरली से 12 स्लोगन बनाने हैं। क्या करना है, रोज की मुरली में जैसे स्लोगन होते हैं ना, जैसे आज है कुछ लाइट हाउस, क्या है आज, ऐसे कुछ है, लाइट रहेंगे तो कुछ तो डबल लाइट रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, ये कैसा है, ये स्लोगन है एक। तो ये स्लोगन किसी मुरली से ही बना हुआ है ना, तो उसी तरह ये मुरली जो है, मुरली पढ़ते पढ़ते ही क्या करना है, स्लोगन बनाने हैं। कितने बनाएंगे? 12। और एक ये चित्र है जो हम ग्रुप में डालेंगे, उसमें आपको वो स्लोगन्स डालने हैं। ऐसे 12 बॉक्सेस या रेक्टेंगल है, एक एक में एक स्लोगन। ऊपर मुरली की डेट ऑलरेडी लिखी हुई है 21/7/73। तो इस मुरली का ये है, इसका या तो प्रिंट आउट ले लो, या जिनको डायरेक्ट लिखना आता है वो डायरेक्ट लिखेंगे उस पर कितने स्लोगन बनाएंगे ऐसे? 12। कोई एक उदाहरण उसी मुरली से बना के बताओ सुशील भाई जी। 21/7 थोड़ा आगे पीछे हुआ है, बट जो जो छूटा हुआ है वो लेना है अभी अगले 2 दिन में। आज का सेकंड लास्ट डे है, कल इस भट्टी का अंतिम दिन, उसमें कल 3 मुरलियां होगी, आज 3 मुरलियां। एक कोई भी स्लोगन बनाओ फटाफट। हाँ, स्वयं के जज बनो, दूसरों के नहीं, हो गया एक। या इस तरह से मुरली में एज इट इज वाक्य नहीं उठाना है, उसको आगे पीछे करके जोड़ना है प्रॉपर, ताकि एक स्लोगन बन जाए वो। और ये 12 स्लोगन बनाने हैं, 12 स्लोगन लिखने हैं, और हमारे अपने अब तक हम जो स्लोगन पढ़ रहे हैं वो मुरली में आए हुए, ये हम बना रहे हैं खुद, ये हमारा क्रिएशन है, हम रचता है इन स्लोगन के, एक रीति से अगर देखा जाए तो जो हमारे बनाए हुए होते हैं वो ज्यादा याद रहते हैं। तो उन स्लोगन को इस बॉक्स में, इस चित्र में डालने हैं, ये ऐसे 12 है, और उसको लिखना, ऊपर मुरली की डेट ऑलरेडी है, और फिर उसको बीच बीच में देखते रहना, आज कल परसों। तो जो हमारा खुद का लिखा होता है वो ज्यादा याद रहता है।
दूसरों का दिया होता है, थोपा हुआ होता है, उधार लिया होता है, वो याद नहीं रहता है। और हम जब लिखते हैं, बनाते हैं, तो कुछ क्रिएटिविटी होती है, हम शब्दों को हेर फेर थोड़ा आगे पीछे करेंगे। इसलिए कितने स्लोगन बनाएंगे आज? 12 स्लोगन क्रिएटिंग मेथड। ठीक है। दूसरा, तो आज की टेस्ट का पेपर हम नहीं बनाएंगे, आज की टेस्ट का पेपर सुशील भाई बनाइए, और वो सबसे टफ होना चाहिए आज तक के पेपर। हाँ नहीं, आज नहीं, कल का। आज का तो बन चुका है, कल का अंतिम पेपर 24 का, 15 वाली होगी शायद, 15/7 वही कहा, 15/7 की जो मुरली है, इसका पेपर आप बनाएंगे। हाँ तो प्रश्न बनाना, मुरली, वो जो प्रश्न, जो उत्तर नहीं है वो बनाना मुश्किल है, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, उसमें चिंतन चाहिए। तो 15/7 की मुरली से आप 10 प्रश्न निकालेंगे, और वो प्रश्न आज आप 12 बजे तक बना लो आज, क्योंकि कल का काम एक दिन पहले करके रखना पड़ता है, तो होता है। हाँ छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। नाम? लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। तो ये मुरली, तो अभी आते हैं आज की इस मुरली पर। बहुत बड़ी मुरली है, इसमें 10 पैराग्राफ है, बहुत बड़ी है, पर इसको सिंपल कर दिया है हमने, 10 लोकेशंस में डाल दिया है इसको, तो ये बहुत सिंपल हो गई। और हमने अभी पढ़ी है, बस एक क्लास चालू होने के 10-20 मिनट पहले। तो हमारे 10 लोकेशंस यहां तक तो हम कर चुके मुरलिया। तो आंखें एक बार बंद करेंगे, एक बार मन में 10 लोकेशंस रिवाइज करते हैं। तो आज हम प्रवेश करेंगे एक मेले में। तो मेले में सबसे पहले देखेंगे एक साइट सीइंग ऑफिस है। आंखें बंद, मेले में घुसे, साइट सीइंग ऑफिस है, सुशील भाई बैठे हैं वहां साइट सीइंग ऑफिस में। साइट सीइंग ऑफिस के थोड़े आगे गए, वहां पर एक कठपुतली पपेट शो हो रहा है, और कठपुतली के ही सामने एक मैजिक शो है। साइट सीइंग ऑफिस, आगे गए कठपुतली, कठपुतली के आगे मैजिक शो, उसके आगे गए एक झूला है, फेरी व्हील, फेरी व्हील के सामने एक फूड स्टॉल है। देखेंगे, विजुलाइज कर लो बस एक बार, ये पहले भी कर चुके हैं तो आसान है करना। उसके बाद आगे एक कबड्डी का, उसके आगे एक कबड्डी का ग्राउंड है, और कबड्डी ग्राउंड के आगे रोप वॉकिंग गर्ल, एक रस्सी है, उसमें एक कन्या चल रही है उस रोप के ऊपर। उसके और आगे गए थोड़ा, वहां पर रामलीला हो रही है, और रामलीला के आगे एक लेजर शो है। यहां पर मेला खत्म होता है, और खत्म होते होते लास्ट में एक आर्ट एग्जीबिशन है। आंखें खोलेंगे। तो ये थे हमारे 10 लोकेशंस। अब हम इस पूरी मुरली को फटाफट एक एक पॉइंट को एक एक चीज में डालते जाएंगे। सबसे पहला क्या है हमारा? साइट सीइंग ऑफिस। तो बाबा ने कहा है ये है मिलन मेला, ये मुरली मेले पर है, और ये हमारे 10 लोकेशन भी मेले वाले हैं। तो साइट सीइंग ऑफिस में क्या हो रहा है? बाबा का अवतरण हो गया है सुशील भाई के ऑफिस में। क्या हो गया आज? बाबा उधर नहीं आए डायमंड हॉल में, इधर ही आ गए। हाँ, तो यहां आ गए, और जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहां क्या होता है? एक से सर्व संबंध जुड़ जाते हैं, और एक से सर्व प्राप्ति हो जाती है। ये मुरली की फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पैराग्राफ। बराबर 10 पैराग्राफ है मुरली में, फर्स्ट पैराग्राफ ये है। आप सब कहाँ बैठे हो? सभी मेले में बैठे हो ना। तो मेले में क्या होता है? ये सब बातें होती है, सर्व प्राप्ति। वो सर्व संबंधी है, उससे मुझे सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर से उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करो कि ना, मुझे सर्व प्राप्ति भगवान से नहीं होती है, उस व्यक्ति से होती है, इसलिए मैं उससे ही कांटेक्ट रखूंगा पहले। अब उसको आगे लेके जाओ, अच्छा ये व्यक्ति है, उससे मुझे सर्व प्राप्ति होती है, पर फिर याद आएगा नहीं नहीं, उसने धोखा भी तो दिया था। फिर याद आया ना ना, सबके सामने मुझे ऐसा कहा था। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, इसको हटाओ।
एक एक को हटाते जाओ और फिर उसको कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो। इधर किया तो मनुष्य से दिल लगाने से क्या क्या होता है, और भगवान से दिल लगाओ तो क्या क्या होता है। थोड़ा सा टाइम दो। तो सर्व संबंध एक बाप से, सर्व प्राप्ति एक बाप से, ये मिलन मेला है बाप आत्मा और परमात्मा का, ये मेला है। तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करेंगे। संसार में जो मेला होता है उसमें क्या होता है, इस मेले में क्या होता है। संसार में भी मेले होते हैं ना, पैसे खर्च होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, क्षणिक सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब होता है, मैले हो जाते, कपड़े खराब हो जाते, थकावट होती है। आप साइट सीइंग करो बहुत ज्यादा, कैसा होता है साइट सीइंग? जैसे कोई नई नई जगह पर गए, ठीक है, वहां पर 10 जगह घूमना है, एक्सर्शन लगता है, वो लोग दिखाते ये है, फिर भी मन कहता है हटाओ, मजा नहीं आता है इसमें, थकान होती है। ऊपर से देख रहे, फोटो ले रहे, देख रहे, फोटो लेते देखते, फोटो लेते देखते, टेम्पररी खुशी होती है। और बाद में पता चलता है वो 10 दिन जो बाहर घूमने गए थे ना, टोटल वेस्ट ही निकला। ना उसमें अमृत वेला ढंग से हो पाया, ना उसमें मुरली पढ़ पाए। मुरली पढ़े भी, बैठे भी थे सेंटर पर दिन भर तो घूम ही रहे थे। टोटल बाह्य मुक्ता थी, टोटल बाह्य मुक्ता, बोल ही बोल रहे थे। वो जिन स्थानों पर जा रहे थे, स्थानों का भी आनंद कहाँ ले रहे थे, किसमें बिजी थे, ग्रुप फोटो लेने में, सेल्फी लेने में। एक ही दिन में इतनी सारी यात्रा करनी है, और जब आने के बाद मन में हल्कापन नहीं है, भारीपन है। एक गए थे रिलैक्स होने के लिए, पर रिलैक्स तो हो ही नहीं रहे। तो ये जो साइट सीइंग है ना, इसमें बहुत धोखा है। दूसरी पॉइंट पे आ जाओ, पपेट शो। तो पपेट शो जो है, इसमें जो पपेट शो का नाम है उसमें लिखा हुआ है मेला और खेला। क्या लिखा है उसमें, मेला और खेला। बाबा ने कहा है इसमें कि उस मेले में जाते तो मैले होते, इस मेले में तुम स्वच्छ होते हो। मतलब सोचो, ये जो पपेट है वो स्वच्छ हो गए, फिर उनका श्रृंगार किया गया, फिर उनको गहने पहनाए गए, सोमान का तिलक लगाया गया। ऐसे ये पपेट है जो पपेट शो हो रहा है। और ये पपेट शो मतलब इस मेले की बात। तो भगवान के पास जब आते हैं, भगवान से जब मिलन होता है तो स्वच्छ होते हैं, तिलक लगता है, श्रृंगार होता है और गहने पहनाए जाते हैं गुणों के। ये इस मेले में होता है। तो ये पॉइंट को हम कहाँ जोड़ेंगे, पपेट शो, मेला और खेला। ये मेला भी है तो यहाँ खेल भी हो रहा है, ये वाला खेल। फिर आ जाएंगे आगे, नेक्स्ट है मैजिक शो। तो इसमें 3 पॉइंट्स है जो हमने पहले भी सुनाई। 3 प्रकार के खेल है संसार में, एक सृष्टि का, एक माया का, और एक परिस्थिति भिन्न भिन्न संस्कारों का। तो बाबा ने कहा है नाम ही इसका क्या है, वैरायटी। तो वैरायटी तो होना चाहिए, नाम ही है खूने नायक खेल। कल भी कहा था, मूवी का नाम है मर्डर। गए, मर्डर नाम है तो इंतजार किसका है, वो मर्डर कब होगा, वो कब होगा होगा, और लास्ट में मूवी एंड हो गई, 5 मिनट बाकी है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, और लास्ट में अगर हुआ ही नहीं तो मूवी फ्लॉप, पैसे गए, वेस्ट हो गए। इस मूवी का नाम है खूने नायक खेल। और इसमें आपदाएं, मुश्किलें, चैलेंजेस नहीं आए तो कैसे होगा। वैरायटी संस्कार इस मूवी का नाम है। बाबा ने कहा ड्रामा का नाम क्या है, वैरायटी ड्रामा। और यहां बिल्कुल सब एक समान है। हमने कहा कुछ बात, किस दूसरे ने तुरंत स्वीकार कर ली। बच्चों को कहा बेटा तुम्हें सुबह उठना है, तो बच्चा एकदम सुबह 4 बजे जागा है। बच्चे को कहा बेटा तुम्हें एग्जाम की पढ़ाई करनी है, वो कर रहा है। बच्चे को कहा खेलना बंद कर दिया उसने। ऐसे घर में कुछ है क्या? मजा कहाँ है जब बच्चों को कहा ये करो और वो मेक इट अ पॉइंट कि वो करना ही नहीं है। ये चिंटू और पिंटू, चिंटू और उसकी बहन लड़ाई कर रहे हैं, उनको पूछो क्या कर रहे हो, वो कहते वही मम्मी डैडी वाला गेम। एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। उनको पूछा तुम कर क्या रहे हो दोनों भाई बहन, वो कहते हैं मम्मी डैडी का खेल, जो मम्मी डैडी रोज करते हैं ना वो। तो मैजिक शो में क्या है, बाबा ने कहा यही तो मैजिक है। वैरायटी संस्कार वाली आत्माओं के साथ रह के दिखाओ, जहां बिल्कुल
तुमसे तुम्हारे जो विचार है उनसे उनके विचार बिल्कुल भी मैच नहीं करते। चाहे भोजन के संबंध में एक शब्द कहो, कंट्रोवर्सी, झगड़े हो जाते। ऐसा टॉपिक है भोजन, तो एक शब्द बोल दो बस। भले दो नेचुरोपैथी हस्बैंड वाइफ है, पर दोनों का बिल्कुल अपोजिट व्यूज है। फॉलो दोनों नेचुरोपैथी करते, पर अलग अलग नेचुरोपैथी। वो कहता है ये खाना चाहिए, वो कहता है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं ग्रीन जूस लेना चाहिए, वो कहते हैं ग्रीन जूस तो हमको लेना ही नहीं, फ्रूट जूस लो। उसमें झगड़े। फूड ऐसा डेलिकेट टॉपिक है। अनार जूस और ऑरेंज जूस में भी झगड़े है, कौन महान है? हाँ दोनों मिक्स कर दोनों मिक्स करके तो ऐसे ये है मैजिक। तो मैजिक शो अर्थात वैरायटी। अगला आ जाओ, फेरिस व्हील। ये जो है ना फेरिस व्हील झूला, बाबा ने कहा है अपनी साक्षीपन की सीट में स्थित रहो तो इस खेल को देखो। अगर साक्षीपन की सीट छोड़ दिया तो क्या हाल हो जाएगा? सोचो, यह व्हील में हम बैठे हुए, पर कैसे है? अपनी सीट पर साक्षी और इस ड्रामा को देख रहे। सोचो ये व्हील ही चक्र है सृष्टि का, तो हर सीन को साक्षी होकर देखना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है फिर फूड स्टॉल। बाबा ने कहा है कि अपने लिए कमाते रहोगे कि आप दूसरों को बांटो। कमाया और खाया, कमाया और खाया, कमाया और खाया। अब तुमको दूसरों को देना है, तो हम फूड स्टॉल पर खड़े होके क्या है दे रहे। और आज बना कौन सी चीज है? कौन सी चीज बनी है जो मेरी फेवरेट है? जो भी है वो मैं दूसरों को दे रहा हूं, खुद नहीं ले रहा हूं। जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएगी, तो क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा? क्या उन्हें तड़पता हुआ देख सकेंगे? तो फूड स्टॉल पर कौन है हम? दाता, देने वाले दूसरों को। फिर आ जाओ कबड्डी ग्राउंड, पहलवान। तो कबड्डी ग्राउंड में क्या? कबड्डी ग्राउंड में अपना पोता मेल चेक करो। मैं मास्टर रचयिता हूं, तो बाबा ने कहा पोता मेल देखो कितनी शक्तियां भरी है। जब तक खुद में शक्तियां नहीं भरी दूसरों को दे नहीं सकते, ये पॉइंट है। तो सोचो कबड्डी ग्राउंड में ये है ना, जिसकी हार हो गई थी पिछले 3 बार, पहलवान जी की। सोच रहा है अब क्यों? पोता मेल चेकिंग कर रहा है, कहां गड़बड़ की मैंने, इस बार तो छोड़ूंगा नहीं उसको। अब जब चोट लगती है ना, उसके बाद जो सामने वाले को हराता है ना आदमी, वो होती है रियल, घायल कर देते, घायल शेर। 3 बार हार दी, पहला टेस्ट में फेल, दूसरे टेस्ट में फेल, तीसरे में फेल। बहुत हो गया नाटक, अभी तो सबको पीछे छोड़ देंगे। हाँ 100 में 101। तो कबड्डी ग्राउंड में क्या? अपना पोता मिल चेक करना। और तुम कौन हो? मास्टर रचयिता। फिर आ जाओ रोप वॉकिंग गर्ल। रोप वॉकिंग गर्ल में पॉइंट है बचत। क्या करना है तुमको? बचत की स्कीम बनानी है। 3 प्रकार की बचत की, मनसा वाचा कर्मणा। बोल में, वाचा में, कर्म में बचत की स्कीम। तो सोचो ये जो वो रोप वॉकिंग गर्ल है, वो एक बचत की स्कीम बना रही है अपनी। कहाँ? कैसे? चलते चलते। किस पे चलते? रस्सी पर चलते हुए, बैलेंस रखते हुए। ये ऐसा प्रोफेशन है ना, इसमें खर्चा बहुत कम है और पैसे मिलते हैं। मतलब जो भी है स्किल है ना, इसमें इक्विपमेंट्स ज्यादा जरूरत नहीं। 2 लकड़ियां है, बीच में रस्सी है। मेन तो क्या है? स्किल। अगला पर रिस्क तो है। फिर आ जाओ रामलीला। तो रामलीला के लिए बाबा ने यहाँ 2 बातें हैं, एक तो प्लानिंग बुद्धि और दूसरा डायरी। बाबा ने कहा अपनी डायरी लिखो और उसमें 3 बातें देखो, ये बचत वाली 3 पॉइंट्स, मनसा वाचा कर्मणा, और अमृत वेला प्लानिंग बनाओ सारे दिन भर की। तो सोचो ये जो रामलीला वाले हैं, इनको बिना प्लानिंग के थोड़ी ना होती है रामलीला। प्लानिंग चाहिए ना, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। रावण के डायलॉग रावण को ही बोलने हैं, लक्ष्मण बोल दे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। लक्ष्मण कहे कि सीता मेरी है, मैं ले जा रहा हूं, तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना रामायण में। तो जिसके डायलॉग है वही बोलना है, और वेराइटी है इसमें। फिर आ जाओ लेजर शो। लेजर शो में सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इसमें बाबा ने कहा है हाँ अमृत वेला क्या करना है? पावर हाउस से पावर लेनी है। यह है सबसे बड़ा इंजेक्शन, इससे बड़ा और कोई इंजेक्शन ही नहीं है। और एक चीज इसमें और एक है कोई, तो हाँ वो जयपुर के म्यूजियम, ये मुरलियों में आपने कई बार सुना होगा, हठ योगी, ऐसे अलग अलग पोज होते हैं,
और इसमें एक और पॉइंट है जो कई समय से हम सब ने सुन रखी है, अमृत वेले के घंटे जितने कम उतने जन्म कम। ये यहाँ है, इस मुरली की पॉइंट है। तो ये लेजर शो, तो लेजर शो हो रहा है, उसमें लेजर की लाइट गिर रही है, तो सोचो वो एक इंजेक्शन की तरह पावर हाउस से पावर आ रही है, लेजर शो। और लास्ट पॉइंट है आर्ट एग्जीबिशन, तो इसमें अमृत वेले की पॉइंट है। तो सोचो हमने शाम को हम प्रदर्शनी देखने गए मेले में, और होते होते कहाँ पहुंच गए, रात हो गई, और सुबह अमृत वेले कहाँ पहुंच गए, आर्ट एग्जीबिशन में। और आर्ट एग्जीबिशन में क्या, तो आर्ट एग्जीबिशन में बाबा ने कहा लास्ट पॉइंट कि अमृत वेला क्या करो, फिक्स करो, सारा प्लान करो। अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान। अमृत वेले अमृत पीने का समय, तो अमृत पियोगे, तो सोचो आर्ट म्यूजियम में गए और वहां पे हमको वरदान मिल गया अमर भव, अमृत पी लिया, अमृत का जग रखा था वो पी लिया और अमर बन गए। मेहनत और खर्चा दोनों करते रहते, नहीं तो अमर भव के वरदान से मेहनत खर्च दोनों से छूट जाएंगे। तो ऐसी ये टोटल 10 पॉइंटें हो गई मुरली। कितने पेजेस की है, बहुत बड़ी मुरली है, बहुत बड़ी। तो सबसे पहला सुशील भाई, साइट सीइंग ऑफिस में कौन आ रहा है आज, सब भगवान ही आ रहा है। भगवान कहते मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहां जाऊंगा। और वहां क्या हो रहा है, मेला अर्थात मिलन, मेला अर्थात सर्व संबंध एक से, मेला अर्थात सर्व प्राप्तियां एक से, एक हो गया। दूसरा पपेट शो, तो पपेट आज कैसे नहलाए धो के बैठे हुए, स्वच्छ, तिलक, गहने, श्रृंगार। तो ये इस मेले में तुम्हारा श्रृंगार होता है, गहने पहनाए जाते हैं, तुम स्वच्छ होते हैं। कौन सा मेला, मिलन मेला। फिर तीसरा पॉइंट है मैजिक शो, कौन सा मैजिक, वैरायटी संस्कार, पर सब मिलके चल रहे हैं, वैरायटी संस्कार है, 3 प्रकार के खेल। ये खेल लग रहा है हमको, खेला, मुरली का टाइटल वो क्या है, मेला और खेला, ये हो रहा है यहाँ। फिर आ जाओ फेरिस व्हील, फेरिस व्हील पे जब बैठोगे तो साक्षी होकर देख रहे इस पूरे सृष्टि ड्रामा को, कि ये इस साक्षी होकर देखोगे तो इन्वॉल्व नहीं रहोगे, नॉन अटैचमेंट रहेगी और दुखी नहीं होंगे। अगर इन्वॉल्व हो गए, भोक्ता भाव आ गया, दुख अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब। फिर आ जाओ फूड स्टॉल, फूड स्टॉल पर क्या करना है, दे रहे, कौन सी चीज, डोसा नहीं जो आपकी फेवरेट है, देने में ज्यादा, देने में ही लेना है, दे दो दे दो दे दो, मिल जाएगा तुमको। अगला कबड्डी, कबड्डी प्लेयर की हार हो गई है, तो अब क्या कर रहा है, इस बार चेक कर रहा है हार क्यों हुई मेरी, सारी शक्तियां, कौन सी शक्ति कम पड़ गई, सारी शक्ति होनी चाहिए, एक शक्ति भी कम नहीं। फिर उसके बाद में रोप वॉकिंग गर्ल, ताली किसके लिए बजती है, जो रास्ते पे चलते हैं उनके लिए नहीं, जो रस्सी पर चलते हैं उनके लिए। तो बैलेंस और स्कीम बनानी है, तो बजट स्कीम बनानी है अपनी, कि मेरी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, मोबाइल में, इंटरनेट में, गूगल में, सर्फिंग में, कहाँ, ये यूट्यूब में, इसमें उसमें, कितने एडिक्शन से भयंकर उसमें लगे रहते हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, डोपामिन रिलीज हो जाता है। अगला रामलीला, रामलीला अर्थात डायरी और प्लानिंग, प्लानिंग के साथ जाना है, प्लानिंग बुद्धि, तो होगा काम। ऐसे जाके कुछ भी नहीं करना है, दिनचर्या की प्लानिंग उस सुबह सुबह अमृत वेला हो जाए, थोड़ी सी रफ प्लानिंग भी हो जाए ना, कि आज मुझे सारा दिन भर 2 मुरलियां पढ़नी है, इतना भी छोटा सा संकल्प बहुत बड़े बड़े वेस्ट से बचा देगा दिन में। नहीं तो कोई मिल जाता है, कहता है चलो घूम के आते, घूमे रामलीला और पहुंचते पहुंचते अभी हम कहाँ पहुंच गए, लास्ट में, बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड में, मेले के लेजर शो के पास पहुंचे। तो अमृत वेला तो हो ही गया था तब तक, तो पावर हाउस से पावर ले लेना, ये है सबसे बड़ा इंजेक्शन, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है उसी में, यहाँ के घंटे कम तो वहां के जन्म कम। और तीसरी पॉइंट क्या है, वो म्यूजियम में जैसा होता है, कोई यहाँ गिर रहा है, अलग अलग पोजेस, वो नहीं होना चाहिए, अलर्ट होके बढ़। इसमें एक शब्द है अलर्ट, अटेंशन एंड चेकिंग, ये कहीं तो है इस मुरली में, एक जगह आया है ये वर्ड, अटेंशन चेकिंग। लास्ट में है एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में क्या रखा था निखिलेश भाई, जग रखा था एक अमृत का, लिखा है अमृत, और पी लिया और अमर बन गए, तो अमर हूं। तो ये आज का तीसरा होमवर्क। तो ऐसे ये 3 बातें हैं। अब सबसे पहला तो कल लास्ट डे है, कल मम्मा डे भी है, तो कल यहाँ पर 3 मुरलियां रिवाइज होगी।
उसके बाद में कल टेस्ट होगी जिसका पेपर सुशील भाई सेट करेंगे, 10 क्वेश्चंस उस मुरली पर। उसके बाद में अगले 3 दिन जो है, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो टेस्ट के दिन भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो टोटल पहले दिन 16 मुरलियाँ रिवाइज करनी है, फिर 16 और फिर तीसरे दिन 18 और 28 तारीख को एग्जाम होगी 50 मुरलियों पर। सो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है उसकी। और ये जो 3 दिन है बीच में, इन 3 दिनों में यहाँ पर हॉस्पिटल में डायबिटीज कैंप चालू हुआ है, रेसिडेंशियल। जो भी डायबिटीज है जिनको, उनके लिए खास हर मास में ये कैंप होगा अभी 3-3 दिन का। और इस कैंप में एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज होगी, बहुत सारी चीजें होगी, एजुकेशन दिया जाएगा डायबिटीज का। तो रम्या बहन यहाँ पर 3 दिन डायबिटीज के विषय में, आपको होमवर्क कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, इसलिए रिलैक्स खाली सुनना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ सिखाएंगे, डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, क्यों, उसकी क्या इलाज हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, सब कुछ उसके बारे में 3 दिन में। और हर मास में एक कैंप। तो जो भी भाई बहनें हैं जिनको हॉस्पिटल आना है, मेडिटेशन का और डायबिटीज़ का क्या कनेक्शन है, एक्सरसाइज और डायबिटीज़ का क्या कनेक्शन है, और जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटीज़ अकेला नहीं होता है, बीपी भी होता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है साथ साथ। तो उन सब के लिए हॉस्पिटल में हर मास में, कौन से हफ्ते में, हफ्ते के 2nd और 3rd, वो डेट्स आपको बताई जाएगी। आप जिनको करना है वो उस मेल पे आपका भेज दो डिटेल्स कि हमको आना है। तो आप 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रुकेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जैसे अभी कैंप हुआ उसमें समीक्षा बहन, यशोदा बहन, श्रेया बहन आए थे मुंबई से। इन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई, लेक्चर्स हुए, और जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है वो शुगर मैनेज हुआ। तो जिनको भी उसके लिए रजिस्टर कराना है, हम मेल आईडी भेजेंगे, उसमें आप भेजना अपने, पहले से ही रजिस्टर करना होगा। तो वो डायबिटीज़ के विषय में अगले 3 दिन 25, 26, 27 3 दिन यहाँ प्रेजेंटेशन होगा। उस पर आपको सारे दिन भर अपनी मुरलियाँ पढ़ते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम 28 को है। और 29 और 30 ये 2 दिन वो जो मुरलियाँ चली, और 1 तारीख, 3 दिन तक रिवीजन होगा। और हम आएंगे वापस 1 तारीख तो जल्दी है पर थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए 2 से अगली मुरली चालू होगी। 75, 74 और 75 की कितनी मुरलियाँ है? 98, 21 दिनों में 98 मुरलियाँ, तो 2 से 22 तक। तो ये ऐसा टेंटेटिव शेड्यूल है। अच्छा, ओम शांति।